व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। अपनी इस वीडियो सीरीज के पिछली एपिसोड में मैंने आपको ये बताया कि हमारी इस ज़मीन पर कैसे बड़े बड़े डायनासॉर्स जैसे कि टीरेक्स, टाइटेनोसॉर्स और अर्जेंटीनोसॉर्स आए, और फिर कैसे इन बड़े बड़े डायनासॉर्स ने हमारी इस ज़मीन पर 14 करोड़ साल तक हुकूमत की, और 14 करोड़ साल तक इस ज़मीन पर इतरा कर चलने वाले वो बड़े बड़े डायनासॉर्स अचानक से कैसे इस सफ़ाए हस्ती से मिट गए। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने हमारी ज़मीन पर इन बड़े बड़े डायनासॉर्स को गर्क कर दिया। अपने पिछली एपिसोड में मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी इस ज़मीन पर इंसान उस वक्त तक नहीं आ सकता था जब तक कि इस ज़मीन से डायनासॉर्स का मुकम्मल तौर पर सफाया ना हो जाए। डायनासॉर्स ने इंसानों को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया वो थी उनकी अपनी मौत, क्योंकि उनकी मौत के बाद ही इंसान इस ज़मीन पर कदम रख सकता था। इससे पहले कि हम इस ज़मीन पर इंसान की कहानी का आगाज़ करें, चूँकि साइंस के मुताबिक इस ज़मीन पर इंसान की आमद एवोल्यूशन का नतीजा है, तो आज की ये स्पेशल एपिसोड हम आपको ये समझाने में वक्फ करेंगे कि आखिर एवोल्यूशन क्या है। वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन काम करती है। क्या एप्स और इंसान का एक कॉमन एंसेस्टर है, या फिर इंसान इस ज़मीन पर कहीं और से आया। अगर इंसान एवोल्यूशन का नतीजा है तो फिर एवोल्यूशन काम कैसे करती है? इन तमाम सवालों का जवाब हम हासिल करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंसान ने जब से सोचो विचार का अमल शुरू किया तो उसके जहन में एक सवाल हमेशा से गर्दिश करता रहा कि आखिर इस ज़मीन पर इंसान आया कहाँ से। क्या इंसान को कायनात के किसी कोने से निकालकर इस ज़मीन पर लाया गया, या फिर इंसान एप्स की एवोल्यूशन का नतीजा है? क्या इंसानों को इस ज़मीन पर एलियंस छोड़ के गए, या फिर इंसान खुद एक एलियन हुआ करता था? व्यूअर्स, इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस ज़मीन पर इंसान की आमद के व्यूज़ बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब इंसान की आमद को मुख्तलिफ व्यूज़ से देखती है, जबकि साइंस इंसान की आमद को सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखती है। यहाँ पे ये बात वाज़ेह रहे कि हमारे इस चैनल पे हमारा मकसद रिलीजियस व्यूज़ को गलत साबित करना या साइंस को सही साबित करना नहीं है, बल्कि हमारे इस चैनल यानी कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करके आप तक पहुंचाना है। तो व्यूअर्स, हम आज की इस वीडियो में इंसान की ज़मीन पर आमद को सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलीजियस व्यूज़ तकरीबन तमाम लोगों को क्लियर हैं। और व्यूअर्स, ये भी वाज़ेह रहे कि हमारी आज की इस वीडियो में एवोल्यूशनरी साइंस की एक्सप्लेनेशन का मकसद आपको ये तलकीन करना नहीं कि आप रिलीजियस व्यूज़ को रद्द करें और साइंटिफिक व्यूज़ को मानें, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को आप तक पहुंचाना है। तो अब चाहे आप इन साइंटिफिक फैक्ट्स को मानें या रद्द करें, ये मुकम्मल तौर पर आप पे डिपेंड करता है। व्यूअर्स, साइंस के मुताबिक इंसान समेत इस दुनिया में मौजूद तमाम जानदार रिलेटेड हैं, यानी जेनेटिक लेवल पर इंसान समेत तमाम जानदारों का एंसेस्टर कॉमन है। अगर हम इस तारीख को रिवर्स करें
تو ایوولوشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان سمیت دنیا میں موجود تمام جاندار ایک ہی اینسیسٹر سے ایوالو ہوئے۔ اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ کچھ میجر اینیمل گروپس کو ذرا بایولوجیکل لیول پر انسان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ان اینیمل گروپس میں اور انسان میں بہت سے ٹریٹس کامن ہیں، جیسا کہ ڈائجیشن سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم اور بریدنگ سسٹم۔ انسان بھی بالکل ویسے ہی میٹنگ کے ساتھ ریپروڈیوس کرتا ہے جیسا کہ میملز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان میں بھی وہی اینیمل سیل موجود ہے جو ان میجر اینیمل گروپس میں موجود ہیں۔ سائنس کے مطابق اگر انسان کہیں اور سے آیا تو انسان کے بایولوجیکل اور فزیکل ٹریٹس ان اینیملز کے ساتھ ذرا بھی میچ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کے مسلز، ہارٹ، بلڈ اور ایون کے برین کی جو بایولوجیکل کمپوزیشن ہے وہ بھی ان اینیملز کے ساتھ بہت زیادہ آئیڈینٹیکل ہے۔ یہ تمام سائنسی حقائق انسان کو ایک بار سوچنے پہ مجبور ضرور کرتے ہیں۔ انسان اور اینیملز کے فزیکل ٹریٹس اور بایولوجیکل ٹریٹس کے اتنے زیادہ آئیڈینٹیکل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان سب کی اوریجن میں کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے۔ سائنسدان اس راز کو ایوولوشن کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان سمیت دنیا میں موجود تمام جانوروں کا سمپلسٹ یونٹ اینیمل سیل ہے، اور ویوز یہ وہی اینیمل سیل ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی ایپیسوڈ 7 میں بتا چکے ہیں کہ یہ کروڑوں سال پہلے سمندروں کی گہرائیوں میں پیدا ہوا۔ سائنس کے مطابق آج سے کروڑوں سال پہلے ہمارے سمندروں میں موجود مائکرو آرگینک لائف ہی دراصل ایوولوشنری فیزز سے گزر کر آہستہ آہستہ مور کمپلیکس ہو گئی، اور مور کمپلیکس ہو کر وہ زمین پر مختلف زندگی کی صورتوں میں ہر طرف پھیل گئی۔ اور ویورز، اسی مور کمپلیکس لائف کا ایک شاہکار انسان بھی تھا، اور اس انسان میں وہی اینیمل سیل اور ڈی این اے موجود تھا جو تمام مور کمپلیکس لائف میں موجود تھا۔ ویورز، بہت سے سادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایوولوشن درست ہے تو پھر انسان کسی اور اسپیشی میں ایوالو کیوں نہیں کرتا؟ تو ویورز، یہاں پہ ان سادہ لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایوولوشن کا پروسیس بہت تیزی سے عمل کرتا ہے، اتنا تیز کہ شاید ہر انسان کے اندر ایک واضح قسم کی ایوولوشنری فارم نظر آنی چاہیے تھی، لیکن سائنسی حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ ایوولوشن کو ایک سپیشی میں سگنیفیکنٹ چینجز لانے کے لیے ایک بہت بڑا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور ویوز یہ عرصہ ہزاروں سالوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن انسان کو اپنے جسم میں کوئی ایوولوشن کی وجہ سے زیادہ چینجز نظر نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان میں ایوولوشن کام ہی نہیں کرتی۔ اگر ہم تاریخ کی گھڑی کو ریورس کریں اور آج کے ماڈرن انسان کو آج سے ہزاروں سال پرانے انسان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں ان دونوں میں بہت واضح فرق نظر آئے گا، اور ویوز اس واضح فرق کے پیچھے دراصل ایوولوشن کام کرتی ہے۔ ویوز، یہ تو تھی ایوولوشن کی ایک سادہ سی ایکسپلینیشن، جس میں میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں زمین کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس زمین پر موجود تمام جاندار اور انسان ہزاروں سالوں سے ایوولوشنری فیزز سے گزرتے آ رہے ہیں۔ تو ویورز، اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایوولوشن دراصل کام کیسے کرتی ہے، یعنی what is the science behind evolution۔ ویسے تو ایوولوشن ایک بہت ہی کمپلیکس پروسیس ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ایوولوشن کا یہ کمپلیکس پروسیس بہت ہی سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ ہمارا مقصد صرف اور صرف مشکل کانسیپٹس کو بریک ڈاؤن کر کے آپ تک پہنچانا ہے۔ ایوولوشن کی سائنس کے پیچھے بڑے بڑے نام موجود ہیں، جن میں سر فہرست ڈارون کا نام آتا ہے۔ ڈارون نے اپنی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز لکھ کر ہماری سائنس میں ایوولوشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دروازے کھول دیے۔ ڈارون کا کانسیپٹ نیچرل سلیکشن ابھی بھی ایوولوشن کی سائنس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتا ہے۔
नेचुरल सिलेक्शन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके मुताबिक वो स्पीशीज जो एक खास किस्म के एनवायरनमेंट में ऐसे फिजिकल ट्रेट्स रखते हों जो कि उस एनवायरनमेंट के लिए बेटर सूटेड हों, तो उस एनवायरनमेंट में उन स्पीशीज का सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव चांस ज्यादा होता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में मौजूद स्पीशीज भी मुख्तलिफ नजर आती हैं। बर्फानी इलाकों में रहने वाले स्पीशीज बर्फ में रहने के लिए, जबकि गर्म इलाकों में रहने वाले स्पीशीज गर्म मौसम के लिए वेल सूटेड होते हैं। और व्यूअर्स, इस सब के पीछे एवोल्यूशन काम करती है। दरअसल तमाम जानदार एवोल्यूशन की साइंस पे ही काम करते हैं, यानी हमारे माहौल में तब्दीली की वजह से उनके फिजिकल ट्रेट्स में आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन की वजह से चेंजेस आने लगती हैं। और व्यूअर्स, नेचुरल सिलेक्शन के पीछे जो साइंस काम करती है उसे कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन दरअसल एक स्पीशी के डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंजेस को कहते हैं। मिसाल के तौर पर साइंस के मुताबिक जब इंसान मुकम्मल तौर पर इवॉल्व नहीं हुआ था तो वो 4 टांगों पे चला करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंदर। आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इंसान ने 2 टांगों पे चलने यानी बाइपेडलिज्म को इवॉल्व किया। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं सीधा इंसान की एवोल्यूशन की तरफ, क्योंकि हमारी इस वीडियो सीरीज का टाइटल ही द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड यानी इंसान की वसी कहानी है। साइंस में ऐसे बहुत से एविडेंसेस मौजूद हैं जो कि इंसान में एवोल्यूशन की तरफ इशारा करते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसान में एवोल्यूशन की सपोर्ट में कौन कौन से एविडेंसेस मौजूद हैं जो कि शायद इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और व्यूअर्स, ये वाज़ेह रहे कि आज तक दुनिया में मौजूद कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी एवोल्यूशनरी थ्योरी के अगेंस्ट नहीं गई, बल्कि साइंस में होने वाली एवोल्यूशन से रिलेटेड हर नई डिस्कवरी एवोल्यूशनरी थ्योरी को मजीद पुख्ता करती है। इंसान की एवोल्यूशन की सपोर्ट में साइंस में बहुत से एविडेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हम इन एविडेंसेस में से चंद एक को डिस्कस कर पाएंगे। इन एविडेंसेस में शुमार हैं फॉसिल्स, डीएनए सीक्वेंसिंग और वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इंसान की एवोल्यूशन का सबसे पहला एविडेंस है फॉसिल्स। साइंस में तरक्की के नतीजे में जब साइंसदानों ने पैलियोंटोलॉजी के जरिए जमीन में मौजूद कदीम हड्डियों के फॉसिल्स को स्टडी किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान हमेशा से इंसान की तरह नहीं दिखता था, बल्कि ये इंसान ऐसे स्पीशीज से इवॉल्व हुआ जो कि बंदरों के भी एंसेस्टर्स हुआ करते थे। और व्यूअर्स, फॉसिल स्टडी इसलिए गलत नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रिसाइज वे में कार्बन डेटिंग जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से फॉसिल्स को स्टडी करती है। इंसान की एवोल्यूशन का दूसरा एविडेंस है डीएनए सीक्वेंसिंग। और व्यूअर्स, डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत ही जदीद किस्म का प्रोसेस है, ये पैलियोंटोलॉजी से भी ज्यादा मौसर है। डीएनए सीक्वेंसिंग में साइंटिस्ट ने जब ह्यूमंस और आज के दौर के बोनोबोज और चिंपैंजीज के डीएनए को स्टडी किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान और चिंपैंजीज 98 से लेकर 99% तक सिमिलर डीएनए शेयर करते हैं। और व्यूअर्स, इस नतीजे ने इंसान को हिला कर रख दिया। इतने आइडेंटिकल डीएनए ने इस बात को साबित कर दिया कि फॉसिल्स में जो एंसेस्टर मिले वो दरअसल इंसान और चिंपैंजीज के कॉमन एंसेस्टर्स थे। डीएनए स्टडीज बहुत ही एक्यूरेट है और व्यूअर्स, डीएनए स्टडीज में किसी भी किस्म की गलती का चांस तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर हम इस दुनिया में मौजूद तमाम जानदार और इंसानों को जेनेटिक लेवल पर कंपेयर करें तो उनकी कड़ियां उसी डीएनए और एनिमल सेल के साथ जा मिलती हैं जो कि हमारे समंदरों में आज से अरबों साल पहले पैदा हुए। इंसान की एवोल्यूशन का तीसरा एविडेंस है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और व्यूअर्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इंसान की एवोल्यूशन के परफेक्ट एविडेंसेस हैं जो कि शायद आपको भी चौंका दें। वेस्टिजियल ऑर्गन्स को रेमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि इंसान के वो एंसेस्टर्स इस्तेमाल किया करते थे जो कि बंदर हुआ करते थे। इंसान का सबसे पहला वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स हमारे जिस्म में एक ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि हमारे किसी काम का नहीं। साइंस के मुताबिक जब इंसान बंदर हुआ करता था तो ये अपेंडिक्स दरअसल घास को डाइजेस्ट करने में मदद देता था, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स फायर की इन्वेंशन से पहले कच्चा घास और पत्ते खाया करते थे। व्यूअर्स, आज के इंसान के जिस्म से अगर ये अपेंडिक्स ऑपरेशन के जरिए निकाल भी दिया जाए तो इंसान फिर भी उसके बगैर जिंदा रह सकता है। ये एवोल्यूशन का एक परफेक्ट एविडेंस है। इंसान का दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन है टेल बोन। और व्यूअर्स, ये इस बात का साइंटिफिक एविडेंस है कि किसी जमाने में इंसान की दुम भी हुआ करती थी। ये टेल बोन इंसान की स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे मौजूद है, और साइंसदानों का ये मानना है कि ये टेल बोन दरअसल एवोल्यूशन का रेमनेंट है, और इस बात की दलील है कि इंसान की दुम हुआ करती थी और हम एवोल्यूशन के उस फेज में मौजूद हैं कि हमारे जिस्म ने इस टेल बोन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया। शायद आने वाले हजारों सालों में टेल बोन एवोल्यूशनरी साइंस के मुताबिक ख़त्म हो जाएगी। इंसान का तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन है गूज बम्प्स। और व्यूअर्स, गूज बम्प्स को समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं उर्दू के एक मुहावरे रोंगटे खड़े हो जाना की तरफ। व्यूअर्स, रोंगटे खड़े हो जाना का ये मतलब है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाना। और व्यूअर्स, इस मुहावरे की साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी यही है कि जब इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा होता है तो उसके जिस्म पे मौजूद छोटे छोटे बाल इरेक्ट हो जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में गूज बम्प्स कहते हैं। अब साइंसदानों का ये मानना है कि ये गूज बम्प्स भी दरहकीकत एवोल्यूशन का एक रेमनेंट है। वो ऐसे कि इंसान के एंसेस्टर्स के जिस्म पे बहुत घने बाल मौजूद हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आज के बंदरों के जिस्म पे। तो व्यूअर्स, जब जंगलों में इन एंसेस्टर्स पे कोई जानवर जैसा कि शेर वगैरह हमला किया करता था तो उनके जिस्म के वो घने बाल इतने इरेक्ट होते थे कि वो इंसान के एंसेस्टर्स साइज में बहुत बड़े लगने लगते थे, जो कि अटैकिंग एनिमल को ये सिग्नल देते थे कि हम अपने बड़े साइज की वजह से अपना डिफेंस कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज का मॉडर्न इंसान चूंकि एवोल्यूशन के उस फेज में है कि इंसान के जिस्म ने इन छोटे छोटे बालों को भी मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं किया, तो आज भी जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं तो ये छोटे छोटे बाल आज भी उसी एवोल्यूशनरी मेमोरी की वजह से इरेक्ट हो जाते हैं। आज से हजारों सालों के बाद एवोल्यूशनरी साइंस के मुताबिक हमारे जिस्म से ये छोटे छोटे बाल भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम अब जंगलों में नहीं रहते। और व्यूअर्स, एवोल्यूशनरी साइंस के मुताबिक हर नई आने वाली जनरेशन में ये बाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। इन तमाम वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अलावा इंसान के वेस्टिजियल ऑर्गन्स में शुमार हैं वो मैरोनेजल ऑर्गन, विजडम टीथ और ईयर मसल्स। वक्त की कमी की वजह से हम इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डिटेल आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन आप इन पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अपनी आने वाली अगली एपिसोड्स में हम आपको ये बताएंगे कि इंसान ने उन एंसेस्टर्स से कैसे इवॉल्व किया और फिर उन एंसेस्टर्स ने कैसे पहली बार बरे-आज़म अफ्रीका को आबाद किया, और अफ्रीका में रहकर वो इंसान कैसे सिर्फ शिकार पर इन्हिसार किया करता था, और फिर कैसे बरे-आज़म अफ्रीका से निकलकर पहली बार इंसान ने सिविलाइजेशंस यानी पहली तहजीबों की बुनियाद रखी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस में तरक्की करने के बाद कैसे वो इंसान चांद तक जा पहुंचा। इन तमाम सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा अपनी आने वाली अगली वीडियोस में, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।